क्वेश्चन नंबर 19, आपका आंसर क्या है इसमें? 27, यानी कि ऑब्जेक्टिव हमारे पास मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जेड इक्वल टू 27x1 प्लस 29x2 प्लस 25x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 27x1 प्लस 12x2 प्लस 12x3 is less than equal to 162. 162. सेकेंड हमारे पास 27x1 प्लस 15x2 प्लस 25x3 इज लेस देन इक्वल टू 189 एंड लास्टली हमारे पास है 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x1 x2 x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही आंसर है सभी का? किया है ना कि नहीं? यही है ना? 24 नंबर 24 जरा मैच करोगे आप लोग। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है 24 के लिए? z इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2 प्लस 3x3 प्लस 9x4 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। पहला कंस्टेंट है पहला मटेरियल, कितना कितना यूज हो रहा है 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 800, यही होगा। सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल हमारे पास 300 kg अवेलेबल है, तो x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 या नहीं भी लिख सकते हैं प्लस x4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। उसके बाद मशीन आर्ट्स है 500 अवेलेबल है हमारे पास, 8x1 प्लस 5x2 प्लस 0x3 प्लस 4x4 इज लेस देन इक्वल टू 500। और लास्ट हमारे पास क्या है इसका? लेबर है। लेबर हमारे पास कितने हैं घंटे? 900 घंटे हैं। 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस 5x4 इज लेस देन इक्वल टू 900। ये आ गया 24 का। 25 हमारे पास z क्या हो जाएगा? 35x1 प्लस 25x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। पहला कंस्टेंट कितना है? मटेरियल 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 350। मैन आर्ट्स 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 600। मशीन आर्ट्स 2x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 550। x1 x2 इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 x2 x3 x4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं किसी का मिस्टेक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जरा। अब यहाँ से क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे ऊपर होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को पढ़ते चलना है कि क्या क्या चीजें कह रही है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड आउट करोगे आप लोग जरा? क्वेश्चन को जरूर रीड आउट करिए। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। A company makes two kind of leather belt, A and B. Belt A is high quality belt and B is of lower quality. The respective profits 4 rupees per belt or 3 rupees per belt. Each belt, यहाँ से
टेक्निकली हमें यहाँ एनालाइज करना है. ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज अ बेल्ट ऑफ टाइप बी. क्या कहता है? ए को बनाने में बी के बनाने से दुगना समय लगता है, जितना भी टाइम अवेलेबल है. लेकिन आगे क्या कहता है? एंड इफ ऑल बेल्ट वर ऑफ टाइप बी द कंपनी कुड मेक 1000 पर डे. इसका मतलब अगर सारा का सारा बेल्ट बी प्रोड्यूस किया जाए, सारा का सारा बेल्ट बी प्रोड्यूस किया जाए, तो सिर्फ आप एक दिन में 1000 बेल्ट बना सकते हो. सिर्फ ओनली बी. अगर ओनली ए बनाए तो कितना बनेगा? 500 बनेगा. सिंपल यही लॉजिक है. यानी कहता है कि आप एक दिन में या तो 500 यूनिट 500 बेल्ट ए का बना लीजिए या 1000 बी का बना लीजिए. क्लियर है यहां तक? अब आगे आते हैं. द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट फॉर ओनली 800 बेल्ट पर डे बोथ ए एंड बी कंबाइन. लेदर टोटल 800 बेल्ट दोनों को मिलाकर कहता है. ए और बी बेल्ट दोनों को मिलाकर 800 बेल्ट से ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि उतना ही का लेदर अवेलेबल है. बेल्ट ए रिक्वायर्स ए फैंसी बकल एंड ओनली 400 पर डे आर अवेलेबल. सिर्फ 400 अवेलेबल है फैंसी बकल. किसके लिए? ए के लिए. और बी के लिए 700. 700. देयर आर ओनली 700 बकल अ डे available for the belt B. What should be the daily production of the each type of belt? Formulate the linear programming problem. Formulate करना है. सिंपल लॉजिकली ध्यान रखना है. ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? बेल्ट ए और बेल्ट बी. वेरिएबल मेरा क्या हो गया? नंबर ऑफ बेल्ट ए, नंबर ऑफ बेल्ट बी. प्रोडक्शन कितने दिन की बात कर रहा है? पर डे की बात हो रही है. ठीक है. एक दिन में आप या तो ए बनाओ या बी बनाओ या दोनों मिक्स बनाओ, यही होगा. अब कंडीशंस तो दिया हुआ है. एक हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कि एक दिन में सिर्फ 1000 बेल्ट बी बना सकते हैं, और उसी को एनालाइज करके हम देख रहे हैं कि ए सिर्फ बनाया जा सकता है तो 500 यूनिट्स बनेगा. दोनों को मिलाकर लेदर 800 बेल्ट से ज़्यादा नहीं बनेगा. मतलब मैक्सिमम मेरा एक लिमिट आ गया कि 800 से ज़्यादा नहीं बनेगा. लेदर उतना ही अवेलेबल है. फैंसी बकल ए 400 अवेलेबल है और बी के लिए, इसका मतलब ए 400 से ज़्यादा आप बना ही नहीं सकते हो, बी 700 से ज़्यादा बना ही नहीं सकते हो. अगर मान लो सिर्फ ए बनाए और 400 ही बेल्ट बना पाए, तो बचा समय के लिए किसको यूज़ करोगे आप? बी यूज़ करें. तो एक मेरा एक्चुअली टाइम भी कंस्ट्रेंट है कि एक दिन में ही मुझे प्रोडक्शन देखनी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा हम लोग टेबुलर फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते. क्वेश्चन नंबर 3. अब जरा इसमें रफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में इसको लिखिएगा. सभी को लिखने का समय मैं दूंगा, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए. हमारे पास दो तरह का बेल्ट है, बेल्ट ए और बेल्ट बी. बेल्ट ए या तो 500 बेल्ट पर डे बनाओगे, या बीच में वो वर्ड ले रहा हूं और, एंड नहीं. एंड का मतलब दोनों का मिक्स हो जाता. बी का कितना बनेगा? मेरे पास 1000 बेल्ट पर डे है. इतना सबसे पहले इस पॉइंट पे समझते हैं. ऑब्जेक्टिव मेरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, वेरिएबल मेरा नंबर ऑफ बेल्ट्स हैं. तो एजम्पशन क्या ले लेंगे? लेट
x1 इक्वल टू नंबर ऑफ बेल्ट ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड पर डे, एक दिन की बात करना है. x2 इक्वल टू नंबर ऑफ बेल्ट ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस्ड पर डे. ठीक है. ऑब्जेक्टिव बता सकते हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. जेड इक्वल टू बेल्ट ए पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपीज का, तो 4x1, बेल्ट बी पर 3x1, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट. अब कंस्टेंट की बारी आती है. पहला कंस्टेंट क्या कहता है, आप 1000 बेल्ट सिर्फ एक दिन में प्रोडक्शन करोगे. किसका, बी का. बी का एजम्पशन हमने कितना लिया है, बी को कितना एज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम कितना एजम्पशन कर रहे हैं, x2. तो बी 1000 बना सकते हैं, तो x2 की वैल्यू मैक्सिमम 1000 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, और ये गारंटी नहीं है कि 1000 के बराबर हो, उससे कम भी हो सकता है. तो बचा हुआ समय किस पे यूज करोगे, ए पे करोगे. इसका मतलब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, अगर एक ए अगर बनाते हैं तो कितना बनेगा, या तो 500, और बी बनाएंगे तो हमारे पास या 1000. ध्यान से, अगर 500 बेल्ट बनाने में कितना समय लग रहा है, एक दिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है. 500 बेल्ट बनाने में एक दिन लग रहा है, तो एक बेल्ट बनाने में कितना समय लगेगा, बताओ. टाइम एंड वर्क 1/500, इतना ही आएगा ना. 500 बेल्ट एक दिन में बना रहे हैं, तो एक बेल्ट बनाने में कितना समय लगेगा, डे, यही होगा ना. और बेल्ट एक कितना हम ले रहे हैं, x1. x1 बनाने में कितना समय लगेगा, 1/500 इंटू x1 डे, यही होगा कि नहीं होगा, इतना दिन. अब इसी तरीके से अगर बी का देखते हैं, 1000 बेल्ट बनाने में कितना समय लग रहा है, एक दिन. एक बेल्ट बनाने में 1/1000, और x2 बेल्ट बनाने में 1/1000 इंटू x2 डे. अब इन दोनों का टाइम मिलाकर कितना दिन होना चाहिए, एक दिन. एक ही दिन की बात कर रहे हैं हम, तो यह टाइम और यह टाइम दोनों को मिलाएं तो कितना होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए. तो पहला मेरा पेस क्या आ गया, टाइम. टाइम क्या हो गया, x1/500 प्लस x2/1000 इज लेस देन इक्वल टू 1. एक तो सोचने का ये तरीका है, और कैसे सोच सकते हैं, देखो. अगर आप सोचोगे, थोड़ा सा यह भी सोच सकते हैं, बेल्ट ए और बेल्ट बी हमारे पास है. बेल्ट ए बनाने में दुगना समय लग रहा है बेल्ट बी के बनाने में, और मान लो कि बेल्ट ए बनाने में मेरा के टाइम लग रहा है, या के घंटे, कुछ भी हो, और यह कितना हो जाएगा, 2k. यही होगा कि नहीं होगा. अब एक बेल्ट बनाने में 2k समय लगता है, तो x1 बेल्ट बनाने में क्या हो जाएगा, 2k x1 होगा कि नहीं होगा. और b बनाने में कितना हो जाएगा, k x2. और टोटल समय कितना हमारे पास है, नहीं, 1000k. 1000k, क्योंकि पूरे कितना बना रहे हो आप, 1000 बेल्ट बना रहे हो ना बी का. बी बनाने में आपको k आवर्स लग रहे हैं, तो 1000 बेल्ट बनाने के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल कितना हो गया, 1000k हो जाएगा वहां पे. अब यहां से k कॉमन लोगे तो 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1000k. k से k कैंसिल आउट होगा. अब कहोगे सर इसका इस तरह का आ रहा है, इसका इस तरीके, इसको भी सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो, देखो आ जाएगा. इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ,
1000 आएगा कि नहीं आएगा? ये हो गया 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1000। अब जो अच्छा लगे उस पर इस पर आप कर सकते हो। बोलो, किसी को डाउट हो इस पॉइंट पे? तो अगर मन में कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े। अब सेकंड हमारे पास क्या, लेदर ना। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास? लेदर है। टोटल कितने बेल्ट के लिए लेदर अवेलेबल है? 800। तो x1 प्लस x2 कितने के बराबर होगा? लेस देन इक्वल टू 800। लेदर बेल्ट आ गया। उसके बाद क्या है? बकल, फैंसी बकल। फैंसी बकल का क्या होगा? x1 400 से ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि बकल आपका ए के लिए है, और बी के लिए कितना है? 700 से ज्यादा नहीं है आपके पास। अब लास्टली क्या हो जाएगा? x1 x2 x3, सॉरी x3 नहीं है, x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेल्ट वाला क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन तुरंत अभी आप लोग करोगे, जरा कॉपी कर लो इसको फटाफट। अभी हम लोगों को नहीं वो करना है, हम लोग को फॉर्मुलेट करना है अभी सिर्फ। सभी फॉर्मुलेट, पेपर में फॉर्मुलेशन ही आता है। हम्म हो गया सबका?
हो गया सभी का? अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जरा आप लोग, सेम इसी टाइप का, वहां डे का था, यहां मंथ का था, थोड़ा सा वहां ध्यान दोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a company manufacturing television sets and radio has 4 major departments: chassis, cabinet, assembly and final testing. Monthly capacities are as follows. monthly capacity एक महीने का है। अब जरा ध्यान दोगे, क्या मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग कर रहा है? चेसिस डिपार्टमेंट टेलीविजन सेट्स 1500 एक महीने में असेंबल कर सकता है, या कितना करेगा? रेडियो सेट्स 4500। अब बीच में और लग गया कि नहीं लग गया? हमने बेल्ट वाले में क्या था, वहां पर डे के हिसाब से, यानी ये हमारे पास ये पर मंथ है और ये हमारे पास पर मंथ है, यही है कि नहीं है? कैबिनेट 1000 पर मंथ या 8000 पर मंथ, असेंबली 2000 पर मंथ या 4000 पर मंथ, टेस्टिंग 3000 पर मंथ या 9000 per month. Contribution of television is 150 each and the contribution of radio is 25 each. Assuming that company can sell any quantity of either product, determine the optimal combination of output. ऑब्जेक्टिव बताओगे, प्रॉफिट तो है ही नहीं। कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करेंगे कि मिनिमाइज करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे। अगर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या होगा? प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। तो हमारा हो गया प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन किसका दिया हुआ है? टेलीविजन सेट्स और रेडियो सेट्स का, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टीवी सेट्स और नंबर ऑफ रेडियो सेट्स पर मंथ, पर डे, पर ईयर, क्या होगा? पर मंथ। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव आ गया हमारे पास। कंस्ट्रेंट क्या होगा? चेसिस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी, कैबिनेट, असेंबली और टेस्टिंग। क्या लेंगे? लेट x1 इक्वल टू नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस पर मंथ, x2 इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियो सेट्स प्रोड्यूस्ड पर मंथ, z इक्वल टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन 150 x1 प्लस 25 x2, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। पहला चेसिस डिपार्टमेंट, क्या करोगे? 1500 चेसिस एक महीने में प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन करने में कितना समय लगेगा? 1/1500। x1 प्रोडक्शन करने में कितना समय लगेगा? x1/1500 मंथ, पर मंथ नहीं, इतने मंथ। और दूसरे का कितना हो जाएगा? x2/4500 मंथ। दोनों मंथ को मिलाकर कितने दिन का होना चाहिए? 1 मंथ होना चाहिए, यही है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? x1/1500 प्लस x2/4500 इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका बना सकते हो, इसका बना सकते हो, इसका बना सकते हो, फटाफट जल्दी से इसको कर लो।
जेडी कितना है हमारे पास 150x1 प्लस 25x2 subject to constraint subject to constraints। पहला है कौन सा चेसिस डिपार्टमेंट। चेसिस डिपार्टमेंट का है हमारे पास x1 बाई 1500 प्लस x2 बाई 4500 इज लेस देन इक्वल टू 1। बोलो बेटा बोलो, डाउट है तो बोलोगे, क्वेश्चन मुझसे करो। कोई जरूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हो इसको, मार्क्स नहीं कटेगा इसमें। हाँ हाँ यहीं छोड़ दो, क्या दिक्कत है इसमें। चेसिस डिपार्टमेंट कैबिनेट x1 बाई 1500 प्लस x2 बाई 1000, x1 बाई 1000 x2 बाई 8000 इज लेस देन इक्वल टू 1। कैबिनेट के बाद आता है हमारा असेंबलिंग। असेंबली x1 बाई 2000 प्लस x2 बाई 4000 should be less than equal to 1। टेस्टिंग x1 बाई 3000 प्लस x2 बाई लेस देन इक्वल टू 1। लास्टली x1 कॉमा x2 should be greater than equal to 0। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जरा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A manager of an oil refinery must decide on optimal mix of two possible blending process। किसकी ऑप्टिमल मिक्स चाहिए? प्रोसेस का, प्रोडक्ट का नहीं है। अभी तक हम प्रोडक्ट का ऑप्टिमल की मिक्स देख रहे थे, अब यहाँ प्रोसेस का मिक्स है। ऑफ विच इनपुट एंड आउटपुट पर प्रोडक्शन रन आर एज फॉलोज। पर प्रोडक्शन रन, एक बार प्रोडक्शन रन कराई जाती है तो कितना इनपुट हम यूज करते हैं उसमें, और उस इनपुट से कितना आउटपुट निकलता है। देखिए प्रोसेस 1, एक बार मैं प्रोडक्शन रन प्रोसेस करता हूं तो इनपुट मेरा 4 यूनिट्स का है, क्रूड ए का, क्रूड बी का 3 यूनिट्स, उससे जो गैसोलीन एक्स 4 यूनिट और 7 यूनिट निकलता है। अब उस तरह प्रोसेस 2 है, 5 हमारे पास यूनिट इनपुट है, 6 यूनिट्स इनपुट बी का है, गैसोलीन 5 और गैसोलीन वाई 5 निकलता है। देखो मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल ऑफ क्रूड ए एंड बी, मैक्सिमम यानी कि 225 यूनिट ए क्रूड अवेलेबल है और 200 यूनिट क्रूड बी अवेलेबल है। इसी को हमें प्रोडक्शन रन में प्रोड्यूस करना है। मार्केट डिमांड शोज दैट एटलीस्ट 150 यूनिट्स ऑफ गैसोलीन एक्स, जो आउटपुट है उसका मार्केट डिमांड कम से कम गैसोलीन एक्स का 500 है और गैसोलीन वाई का 120। द प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 आर 200 यूनिट्स 300 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल प्रोसेस 1 पर प्रोडक्शन रन ऑफ प्रोसेस 1 पर प्रोडक्शन रन ऑफ प्रोसेस 2। देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन फ्रॉम प्रोसेस 1,
तो ऑब्जेक्टिव मेरा, एक बार मैं प्रोसेस करता हूं प्रोसेस 1, एक बार प्रोडक्शन रन कराता हूं प्रोसेस 1 से, तो 200 यूनिट्स की 200 रुपीज़ की प्रॉफिट है, और प्रोसेस 2 से एक बार प्रोडक्शन रन कराता हूं तो 300 की प्रॉफिट है। तो कितने प्रोडक्शन रन कराना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यही होगा ना। तो वेरिएबल x1 किसको मानेंगे, x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बाय प्रोसेस 1, x2 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ऑफ प्रोसेस 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, x1 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन on process 1, x2 equal to number of production run on process 2. Objective, maximization of profit. Z equal to 200x1 plus 300x2 subject to constraint. अब जरा ध्यान देना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में, आप इसको क्या मान रहे हो, x1 मान रहे हो, और इसको क्या मान रहे हो, क्रूड ऑयल कितना आपके पास अवेलेबल है, क्रूड ए 225, क्रूड बी कितना अवेलेबल है 200, गैसोलीन की कम से कम कितनी डिमांड है 150, और इसका कितना है 120। अब जरा ध्यान देना, एक बार प्रोसेस 1 से प्रोडक्शन रन करते हैं तो 4 यूनिट, तो x1 बार प्रोसेस करेंगे तो 4x1, और सेकेंड प्रोसेस का कितना हो जाएगा 5x2, 4x1 प्लस 5x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 225, 225 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका 3x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल टू 200, यहाँ पे 4x1 प्लस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट वर्ड यूज हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 150, 7x1 प्लस 5x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120, यही इसका फॉर्मेट। पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, कंस्टेंट क्या है पहला, क्रूड ए, क्रूड ए में कितना होगा 4x1 प्लस 5x2, 4x1 प्लस 5x2, 4x1 प्लस 5x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 225, यही है ना। क्रूड बी, क्रूड बी कितना है हमारे पास 3x1 प्लस 6x2, 3x1 प्लस 3x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल टू 200, 200 है ना 200। गैसोलीन x, 4x1 प्लस गैसोलीन x, 4x1 प्लस 5x2 should be greater than equal to 150. Gasoline Y, 7x1 plus should be greater than equal to 120. Lastly हमारा x1, x2 should be greater than equal to 0. ये हमारे पास अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इसमें सभी प्रोडक्ट मिक्स का ही चल रहा था। अब आते हैं हम लोग दूसरा, इसमें आएंगे हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का इन्वेस्टमेंट से, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जरा। A retired person wants to invest up to an amount of 2000 in the fixed income securities. His broker recommends investing in two bonds A and B. Bond A yield 10% return on amount invested and bond B yield 15% return on amount invested. After some consideration, he decides to invest at least 5000 in bond A and at most 8000 in bond B.
कम से कम 5,000 बॉन्ड ए में होना चाहिए और अधिक से अधिक 8,000. He also wants that the amount invested in bond A must be at least equal to the amount invested in bond B. इसका मतलब बॉन्ड ए में कम से कम उतना इन्वेस्टमेंट तो करना ही है जितना आप बॉन्ड बी में कर देते हो. What should be the broker recommend? He wants to maximize his return on investment. Formulate problem mathematically. कितना किस में इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न हो, उसी को हमें फॉर्मुलेट करना है. ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न. रिटर्न किस पर मिलेगा? हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए, हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी, उसी पे मिलेगा. तो वेरिएबल क्या हो गया हमारे पास? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी. ये तो मेरा वेरिएबल हो गया. कंस्ट्रेंट क्या है? आपके पास 20,000 से ज्यादा का नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो दोनों मिलाकर आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट करो. दूसरा कंस्ट्रेंट क्या कहता है? बॉन्ड ए में कम से कम कितना होना चाहिए? 5,000. बॉन्ड बी में कितना करे? कम से कम 8,000. तीसरा कंडीशन कहता है बॉन्ड ए कम से कम बॉन्ड बी के बराबर तो होगा ही होगा. यह 4 कंडीशंस हमारे पास किसके हैं? कंस्ट्रेंट के. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. लेट x1 रुपीज x1 इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए. रुपीज x2 amount invested in bond B. Objective maximization of return. यही होगा ना? maximization of return. Z is equal to Z इक्वल टू, बताओ कितना रिटर्न मिल रहा है हमें? 10% है तो 10% ऑफ x1, यही होगा कि नहीं होगा? प्लस b में कितना मिल रहा है? 15% ऑफ x2, यही टोटल रिटर्न मिला कि नहीं मिला? 100 का 10% है तो x1 का भी 10%, x2 का 15%. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा पेपर में. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. बताओ कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास? सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमारा बजट. अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट होगा? x1 प्लस x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2000. यही होगा कि नहीं होगा? बॉन्ड ए में कम से कम 5,000 होना चाहिए, बॉन्ड बी में अधिक से अधिक 8,000 होना चाहिए. यही तो कह रहा है क्वेश्चन में. और लास्टली क्या कहता है? बॉन्ड ए में मतलब x1, ध्यान से देखना जरा, x1 x2 के बराबर भी हो सकता है और x1 x2 से बड़ा भी हो सकता है. होगा कि? यही तो कह रहा है. At least amount invested in bond must be at least equal to the amount invested in bond B. मतलब बॉन्ड A बॉन्ड B के बराबर भी हो सकता है, बॉन्ड A बॉन्ड B से बड़ा भी हो सकता है. अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिखेंगे? x2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? लास्टली क्या होगा? x1 कॉमा x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सोचने के लिए दे रहा हूं, या कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर आ जाए, सिर्फ सोचने के लिए दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क रखिएगा, इसको जरूर करिएगा. आप ट्राई करना ही करना है, इसमें कुछ मत करना, ट्राई जरूर करोगे.
क्योंकि आपका मुझे वहां देखना है कि आप कहां तक सोच सकते हो। बहुत पैराग्राफ है उसमें, लेकिन कैसे सोचोगे उस चेक कर लेना, उससे मुझे पता लगेगा कहां तक सोच सकते हो आप लोग। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, 8 हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a media specialist plans to allocate advertising expenditure in 3 media where unit cost of messages are rupees 1500, rupees 1250 and rupees 1000 respectively। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिया हुआ है कि कितना कितना कॉस्ट लगने वाला है। द टोटल एडवर्टाइजमेंट बजट अवेलेबल फॉर द ईयर, देखो जरा 1 ईयर का, वहां पे ध्यान रखना 1 ईयर की बजट चल रही है, कितना है 50,000, 50,000 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करेगा एक साल में, 1 ईयर का है। अगला, द फर्स्ट मीडियम इज मंथली मैगजीन, एडवर्टाइज कराएगा तो पहला मैगजीन में कराने के लिए सोच रहा है, उसके पास एक अवेलेबिलिटी है मैगजीन का, और कौन सा मैगजीन है, मंथली है, मतलब साल में कितने मैगजीन आएंगे इसमें, 12। अब इसके देखिए 12 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट तो करा ही नहीं सकते हो अब उसमें, लेकिन मान लो कि एक पेज पर कहीं पे एडवर्टाइजमेंट है तो सेम मंथ में दूसरे पेज पे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लिया कवर पेज के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट हमने जनवरी महीने के मैगजीन में कराया और सेम जनवरी महीने के महीने में लास्ट में भी कराया उसी पेज पर, ऐसा करे तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन आगे देखो कंडीशन में कह दिया है कि इट इज डिजायर टू एडवर्टाइज नॉट मोर देन वंस इन वन इशू, एक इशू में एक एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन लग चुका है इस, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट 12 से अधिक नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां पे। एटलीस्ट 5 एडवर्टाइजमेंट शुड अपीयर इन द सेकेंड मीडियम, यानी सेकेंड में 5 से ज्यादा नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन थर्ड मीडियम स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 6 से 10 के बीच में होना चाहिए। द इफेक्टिव ऑडियंस फॉर यूनिट एडवर्टाइजमेंट इन 3 मीडिया आर गिवन, इज गिवन बिलो। अगर एक बार यूनिट एडवर्टाइजमेंट कहने का मतलब एक बार एडवर्टाइजमेंट कराते हो किस में, मीडिया में, पहला मीडिया में कराते हो तो 50,000 इफेक्टिव ऑडियंस के पास पहुंचता है, मीडिया 2 में 40,000 के पास, मीडिया 3 में एक बार एडवर्टाइजमेट कराते हो। मान लो मीडिया 1 में एक बार एडवर्टाइज कराते हो तो 50,000 लोगों के पास जाएगा, 2 बार कराते हो तो 1 लाख लोगों के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 बार कराते, यूनिट एडवर्टाइजमेंट कह रहा है, एक बार एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो 50,000 लोगों के पास जाता है, 2 बार एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो 1 लाख लोगों के पास जाएगा। आगे कहता है फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग टू ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन 3 मीडिया वुड मैक्सिमाइज द टोटल इफेक्टिव ऑडियंस, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इफेक्टिव ऑडियंस, और टोटल इफेक्टिव ऑडियंस विल डिपेंड ऑन number of advertisement placed in media 1, media 2 and media 3। वेरिएबल क्या बन गया मेरा, मीडिया 1, मीडिया 2, मीडिया, तो नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड पर ईयर इन मीडिया 1, मीडिया 2, मीडिया 3 आर वेरिएबल। कंस्ट्रेंट बजट आपके पास 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। दूसरा कंस्ट्रेंट आपके पास कितना होगा, 12 इशू, 12 कम एडवर्टाइजमेंट। तीसरा आपका क्या होगा, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से सॉरी एटलीस्ट 5, कम से कम 5 सेकेंड मीडिया, और थर्ड मीडिया 6 से 10 के बीच में, यह कंडीशन अप्लाई हो।
तो चलिए लेट x1 इक्वल टू नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड इन मीडिया, प्लेस्ड पर ईयर, सॉरी प्लेस्ड पर ईयर लिखेंगे हम लोग, प्लेस्ड पर ईयर इन मीडिया 1, x2 equal to number of advertisement placed in per year in media 2. Number of advertisement placed per year in media 3. Objective maximization of total effective ऑडियंस, क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 50,000 x1 होगा कि नहीं होगा, प्लस 40,000 x2 प्लस 25,000 x3, यही होगा। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, पहला कंस्टेंट कॉस्ट का है कि नहीं है। मीडिया 1 में एडवर्टाइज कराते तो कितना खर्च आता है, 1500 एक बार करना, तो x1 बार कराओगे तो कितना खर्च आएगा, 1500 x1। मीडिया 2 में कितना खर्च आ जाएगा, 1250 x2। मीडिया 3 में 1000 x3 लेस देन इक्वल टू 50,000, यही है कि नहीं है। अगला क्या होगा, x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 12, यही होगा कि नहीं होगा। x2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, यही होगा। x3 लाइज बिटवीन 6 to 10, एंड लास्टली हमारे पास क्या हो गया, x1 x2 x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं आपके कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, अब इस पे आएगा, उसके बाद एक टॉपिक कंप्लीशन की ओर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक बार आप लोग रीड आउट करोगे क्वेश्चंस को, उसके बाद एक एक चीज इस पर हम पॉइंट पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव और वेरिएबल और कंस्ट्रेंट्स। हो गया, रीड आउट कर लिया सभी ने। श्याम एन एग्रीकल्चरिस्ट, श्याम एक एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, हैज ए फार्म ऑफ 125 एकड़, 125 एकड़ जमीन है उसके पास। ही प्रोड्यूसेस रेडिश, पीज एंड पोटैटोज, यह तीन
प्रोड्यूस करता है, 3 क्रॉप्स हैं इसके पास, रेडिश, पीज एंड पोटैटोज। वट एवर ही रेज्ड फुली सोल्ड इन द मार्केट। ये कह रहा है कि जो भी प्रोडक्शन करता है मार्केट में बेच देता है। ही गेट्स ₹5 फॉर रेडिश पर केजी, ₹4 पर पीज पर केजी एंड ₹5 फॉर पोटैटो पर केजी। अब ₹5 पर केजी के रेट से रेडिश बेचता है, ₹4 पर केजी के रेट से पीज बेचता है और ₹5 पर केजी के रेट से पोटैटो बेचता है। एवरेज यील्ड मतलब प्रोडक्शन 1 एकड़ में 1500 केजी होता है। 1 एकड़ में पीज रेडिश 1500 केजी है, पीज 1800 केजी और 1 एकड़ में 1200 केजी पोटैटो है। टू प्रोड्यूस, ध्यान से, टू प्रोड्यूस ईच 100 केजी ऑफ रेडिश एंड पीज एंड टू प्रोड्यूस ईच 80 kg of potato, a sum of ₹12.50 has to be used for manure। 100 kg रेडिश प्रोडक्शन करने में उसको ₹12.5 का मैन्योर लगता है। 100 kg पीस प्रोडक्शन करने में उसको ₹12.5 का मैन्योर लगता है। 80 kg पोटैटो प्रोडक्शन करने में ₹12.5 का मैन्योर लगता है। Labor required for each acre to raise crops is 6 man days for radish and potatoes, 5 days for peas। यानी लेबर कितना लग रहा है? 1 एकड़ में 5 लोग, 6 लोग रेडिश के लिए, 6 लोग पोटैटोज के लिए और 5 लोग पीज के लिए। ए टोटल ऑफ 500 man days of labor at the rate 40 per man day are available। टोटल लेबर 500 ही हमारे पास अवेलेबल हैं और ₹40 पर रेट से लेबर हमें मिलेगा। Formulate this as a linear programming model to maximize the agriculturist profit। तो ऑब्जेक्टिव तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल डिसाइड करना है, रेडिश, पीज एंड पर केजी क्या? क्वांटिटी, या तो हम कर सकते हैं पर एकड़ प्रॉफिट की बात कर सकते हैं, क्योंकि देखो एवरेज यील्ड, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना। 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन हो रहा है रेडिश का? सबसे पहले रेडिश को सोचो, ध्यान से समझना जरा भैया। 1 एकड़ में कितना? 1500 रेडिश, 1500 केजी प्रोडक्शन हो रहा है, यही है ना पर एकड़? यही है हमारे पास डेटा रेडिश के लिए, सिर्फ रेडिश पे भी बात करना है। और इस रेडिश को यानी 1500 केजी मैं बेचता हूं तो मेरा 1 एकड़ का रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू पर एकड़ आ रहा है ना, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो पूरा का पूरा मार्केट में सेल कर रहा है। तो अगर 1500 केजी 1 एकड़ में प्रोडक्शन हो रहा है तो अगर ये पूरा का पूरा मार्केट में बेचेगा तो ₹7500 पर एकड़ उसका टोटल रेवेन्यू होगा। यही होगा कि नहीं होगा? 1 एकड़ का रेवेन्यू है। अब 1500 केजी रेडिश प्रोडक्शन करने में कितने का मैन्योर लगेगा बता सकते हो? कॉस्ट, मैन्योर कॉस्ट निकालें। 100 केजी प्रोडक्शन करने में ₹12.5 का खर्चा आता है। 1 केजी प्रोडक्शन करने में 12.5 डिवाइडेड बाई 100 आएगा और 1500 केजी प्रोडक्शन करने में 12.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1500 कितना आएगा? ₹187.50। कैलकुलेट करो, यही आ रहा है। कैलकुलेटर निकाल के अब रख लेना। आ रहा है? ये तो मैन्योर कॉस्ट आ गया, ये तो कॉस्ट आ गया। मैन्योर कॉस्ट किसका? पर एकड़ हो गया कि नहीं हो गया? 1 एकड़ का कॉस्ट हो गया, क्योंकि आपने कितने क्वांटिटी का हमने निकाला है कॉस्ट? 1500 केजी का, और 1500 केजी कितने एकड़ में प्रोडक्शन है? 1 एकड़ में। तो कॉस्ट कितना हो गया? 1 एकड़ का हो गया कि नहीं आ गया?
अब लेबर का देखो, 1 एकड़ में लेबर कितना हम यूज कर रहे हैं 6, और 1 लेबर को कितना पे कर रहे हैं 40, तो कितना हो गया 200। तो पर एकड़ हुआ कि नहीं हो गया? रेवेन्यू भी पर एकड़ है और कॉस्ट भी पर एकड़ आ रहा है, तो प्रॉफिट भी तो पर एकड़ आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरा वेरी प्रॉफिट किस पर डिपेंड कर रहा है? हाउ मच लैंड, यानी कितना एकड़ में रेडिश लगाएं, कितना एकड़ में पीज लगाएं और कितना एकड़ में पोटैटो लगाएं। अब अगर मान लो आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि सर केजी में क्यों नहीं निकाला, केजी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको केजी में निकालने के लिए सबसे पहला आपको क्या देखना होगा, 5 रुपए पर केजी आपका रेडिश है। 1 केजी का आपको क्या निकालना पड़ेगा? मैन्योर कॉस्ट। 1 केजी का मैन्योर कॉस्ट। फिर आप क्या निकालोगे? फिर लेबर कॉस्ट निकालोगे कि कितना आएगा लेबर कॉस्ट 1 केजी का, बता सकते हो रेडिश का? 240 डिवाइडेड बाई 1500 करोगे तो 1 केजी का आएगा, इतना कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट निकाला। जब कांस्टेंट सेट करोगे, आपके पास जमीन 125 एकड़ से ज्यादा यूज नहीं करोगे, तो आप इस केजी के आधार पर आप वहां पे जब कंस्टेंट सेट करोगे तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज राइज होगी। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, एक कंस्टेंट आपका एकड़ है तो प्रॉफिट भी पर एकड़ निकाल दिया। कॉस्ट भी मेरा एकड़ में निकल सकता है तो मैंने कॉस्ट भी निकाला। और दूसरा जो हमारा कंस्टेंट है लेबर, 500 मैंडेज है और सभी का सब पर एकड़ के रेट से ही हमारे पास लेबर दिया हुआ है, इसलिए सभी को मैंने प्रॉफिट किस पर निकाला, पर एकड़ निकाला। सोचने का तरीका यही है, आप इस तरह से सोचोगे एवरीथिंग निकल के आ जाएगा इसमें। क्लियर है? तो चलिए इसको टेबल फॉर्म करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर एकड़ ऑफ ईच क्रॉप्स। कौन कौन से हमारे पास हैं? रेडिश, पीज एंड पोटैटोज। सेलिंग प्राइस पर केजी दिया हुआ है रुपीज में, कितना है 5, आगे कितना है 4 पीस है, पोटैटोज 5 है। एवरेज यील्ड दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है 1500, दूसरा कितना है 1800 और 1200, यही है ना, 1800 और 1200। चलिए अब टोटल रेवेन्यू पर एकड़ कितना आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू पर एकड़ 7500, 1500 इंटू 5, 7500 हो गया। ये रुपीज में है, 1800 इंटू 4 7200, 1200 इंटू 5 6000। इसको मैंने मान लिया ए। अब आते हैं कॉस्ट में, मैन्योर कॉस्ट। मैन्योर कॉस्ट पर एकड़, ये भी रुपीज में निकालना है हमको। कितना हो जाएगा? 12.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1500, ये होगा कि नहीं होगा? साइड में आप लोग रफ में निकाल के रख लोगे इसको, जो हमने यहां पे इसको किया है मैन्योर कॉस्ट निकालने के लिए। 100 केजी प्रोडक्शन करने में 12.5 रुपये लगता है, तो 1 केजी प्रोडक्शन करने में कितना लगेगा? 1500 केजी प्रोडक्शन करने में कितना लगेगा, ताकि आप इसको जब समझोगे तो ये पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? इसका ये तो 187 आ गया ना, 0.50। इसका कितना हो जाएगा? पीस का भी है ना, 12.5 डिवाइडेड बाई
100 डिवाइड इंटू 1800 कितना आ रहा है? 225 रुपये आ रहा है क्या? 225। और इसका आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1200, यह आ जाएगा 187.50। इसको मैंने ले लिया बी। इसको ले लिया मैंने बी। इसके बाद क्या आएगा? लेबर कॉस्ट पर एकड़। लेबर कॉस्ट पर एकड़ ये भी रुपीज में आएगा। बताओगे रेडिस में कितना हम मैंडेज लगा रहे हैं? 6, और एक को कितने का पे कर रहे हैं? 40, तो कितना हो जाएगा? 240। पीज में कितना हम यूज कर रहे हैं? 5 इंटू 40 कितना हो गया? 200। पोटैटोज हमारे पास 6 हैं, इंटू 40 कितना हो गया? 240। इसको मान लिया मैंने सी। प्रॉफिट पर एकड़ रुपीज में ए प्लस माइनस बी माइनस सी निकल जाएगा। ए में से तीनों को माइनस कर देंगे। पहले का कितना आंसर आया? 7072 7072.50। बी का कितना आएगा? 6775 ना। इसका 5572 पिक्चर क्लियर हो गया। प्रॉफिट पर एकड़ आ गया। तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास प्रॉफिट पर एकड़ है, तो वेरिएबल क्या मानेंगे? x1 एकड़ लैंड यूटिलाइज्ड फॉर रेडिस, x2 एकड़ लैंड यूटिलाइज्ड फॉर पीस, और x3 एकड़ लैंड यूटिलाइज्ड फॉर पोटैटोज। लेट x1 एकड़ लैंड लिखो या फार्म लिखो, यूज्ड फॉर रेडिस, x2 एकड़ लैंड यूज्ड फॉर पीस, x3 एकड़ लैंड यूज्ड फॉर पोटैटोज। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7072.5 x1 प्लस 6775 x2 प्लस 5572.50 x3। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। पहला कंस्ट्रेंट क्या है? आपके पास कितना एकड़ जमीन अवेलेबल है? लैंड। x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 125। यही होगा कि नहीं होगा? एंड उसके बाद लेबर, 1 एकड़ में अगर रेडिस लगाते हैं तो कितना लेबर हम यूज कर रहे हैं? 6, तो 6x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पीस में कितना है लेबर यूज कर रहे हैं? 5, 5x2 हो जाएगा। इसमें 6x3। अवेलेबल टोटल लेबर कितना हमारे पास है? 500। एंड लास्टली x1, x2, x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू
0। अब क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही क्वेश्चन नंबर आपको 16 है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा कैलकुलेशन के लिए, वो आप ध्यान से करिएगा जरा उसको, केवल लैंग्वेज चेंज किया है मैंने उसमें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा सा आप ध्यान से समझना है इसको भी। एक बार रीड आउट करोगे क्वेश्चन आप लोग? क्वेश्चन को जरा रीड आउट करो, देखो क्या क्या कहता है इसमें। पढ़ लिया सभी ने? अब देखो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास 3 इंग्रेडिएंट है, हैज़ 100 kg ऑफ ए, 180 kg ऑफ बी एंड 120 kg ऑफ सी अवेलेबल पर मंथ। इतना अवेलेबल है, इसका मतलब ए बी सी का मैक्सिमम दिया हुआ है 100, 180 और 120। दे कैन यूज दीज मटेरियल टू मेक 3 बेसिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी ए बी सी का यूज हो रहा है किसमें? 3 प्रोडक्ट बनाने में, मेडिसिन बनाने में। कौन कौन सा है? पहला प्रोडक्ट है 5-10-5, दूसरा प्रोडक्ट है 5-5-10 और तीसरा है 25 और 10, वेयर द नंबर इन ईच रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ए बी एंड सी। अब जो नंबर दिया 5, 10, 5, इसका मतलब ये कह रहा है कि 5% ए यूज होगा, 10% बी यूज होगा और 5% सी यूज होगा। बी हमारे पास बी में सेकंड प्रोडक्ट में 5% ए, 5% बी और 10% सी। थर्ड प्रोडक्ट में 20% ए, 5% बी और 10% सी of in each product. The cost of these ingredient are given below. ए 80 रुपये पर केजी अवेलेबल है, बी 20 रुपये पर केजी अवेलेबल है, सी 50 रुपये पर केजी अवेलेबल है, इनर्ट इंग्रेडिएंट 20 रुपये पर केजी अवेलेबल है। आगे क्या कहता है? सेलिंग प्राइस पर केजी दिया हुआ है, ध्यान देखोगे। सेलिंग प्राइस ए का, पहला प्रोडक्ट का 40 रुपये 50 पैसे, बी का 43 और सी का 45 रुपीज पर केजी, 1 केजी का दिया हुआ है। देयर कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट 5-10-5, यानी 5-10-5 कौन सा प्रोडक्ट है? पहला प्रोडक्ट को 30 केजी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है। अब बताना है हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट दे शुड प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर मंथली प्रॉफिट। यहां पे लिखोगे फॉर्मुलेट एलपीपी। ये हमारे पास फॉर्मुलेट के लिए है, फॉर्मुलेट एलपीपी।
ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपके पास प्रोडक्शन करोगे तो उसकी सबकी अलग अलग इंग्रेडिएंट की कॉस्ट है, तो इंग्रेडिएंट का यूटिलाइज करोगे तो उस यूटिलाइजेशन कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा आपका, तो जितना आप यूटिलाइज करोगे उतना का आपका कॉस्ट आएगा। तो कॉस्ट कैलकुलेशन करना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें। अब जरा ध्यान से देखोगे कि कैसे कैलकुलेशन होगी। मान लो कि पहला प्रोडक्ट P1 है, क्या है 5 10 5। अगर 1 kg P1 का 1 kg का सेलिंग प्राइस कितना है, 40 रुपीज 50 पैसे पर केजी, 1 kg का है कि नहीं है। अगर 1 kg P1 बनाते हैं तो कितना इंग्रेडिएंट ए लगेगा, बता सकते हो। यह इंग्रेडिएंट ए को बता रहा है, या इंग्रेडिएंट बी को बता रहा है, या इंग्रेडिएंट सी को बता रहा है। बताओ ए कितना यूज करोगे, 1 kg का 5% ही तो जितनी है। 1 kg मैं P1 बना रहा हूं, उसमें ए इंग्रेडिएंट कितना होगा, क्वांटिटी का 5%। तो एक kg का 5%, 1 kg होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 5% कितना हो जाएगा, 50 ग्राम यूज होगा कि नहीं होगा। बी का कितना यूज होगा, 100 ग्राम यूज होगा। सी का कितना यूज होगा, आप तीनों इंग्रेडिएंट यूज कर ले रहे हो, तो टोटल क्वांटिटी टोटल कितना आ रहा है, 200 ग्राम आ रहा है ना। आप प्रोडक्ट बना रहे हो क्या 1 kg, तो 800 ग्राम कहां से आएगा। अगर परसेंटेज बाय वेट लेते हैं हम लोग, तो तीनों इंग्रेडिएंट मिलाकर मेरा जो क्वांटिटी बन रहा है कितना ग्राम बन रहा है, 200 ग्राम, और बना रहे हैं कितना, 1 kg बनाना है। तो देखो एक इनर्ट इंग्रेडिएंट है, तो बचा हुआ पार्ट जो परसेंटेज का होगा वह इनर्ट इंग्रेडिएंट का लगेगा। मतलब इनर्ट इंग्रेडिएंट यहां 80% लग जाएगा। बात आ गई समझ में। तो कितना 800 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, तो 800 ग्राम का क्या हो जाएगा, इनर्ट इंग्रेडिएंट का कॉस्ट आएगा। अब इन तीनों की कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो 1 kg का कॉस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 1 kg का सेलिंग प्राइस हमारे पास है। यही कैलकुलेशन करना, बताओ कितना हो जाएगा, कितना कॉस्ट हमारे पास, 80 रुपए पर केजी है, तो 50 ग्राम का कितना होगा। धनिया मिर्ची खरीदते होगे तो जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगा, उसमें 100 ग्राम 50 ग्राम ही तो खरीदते हैं ना वहां पे। देखो कैलकुलेटर से इतना समय लगाओगे, 4 रुपया, 80 रुपए किलो, 100 ग्राम का 8 रुपया, 50 ग्राम का 4 रुपया, यही होगा कि नहीं होगा। अब दूसरा तरीका सोचो, 80 रुपए पर केजी है और आप 5% ही क्वांटिटी यूज करोगे तो कॉस्ट भी तो 5% लगेगा। तो 80 का 5% कितना होगा, 4 रुपया होगा कि नहीं होगा। दूसरा देखो, बी का कितना हो जाएगा, 20 का 10%, 2 रुपया कॉस्ट। सी का कितना हो जाएगा, 50 का 5%, कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया हो जाएगा, 2.5 रुपया। और तीसरा हमारे पास क्या है, इनर्ट इंग्रेडिएंट, कैसे है, 20 रुपया, 20 रुपए का 80%, 16 रुपया, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट जरा, चलिए कॉस्ट निकल जाएगा अब इस पर। तो कितना कॉस्ट आ गया इसका, 4 रुपया। इसका कितना हो गया, 10% यूज हो रहा है, 20 रुपए के रेट से 2 रुपया, 50 रुपए के रेट से कितना हो गया, 2.5 रुपया, और 16 रुपया। ये टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 16 4 20, 24.50। सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट कितना हो गया, 16 रुपीज। इसी तरीके से सेकेंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर केजी ऑफ ईच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट।
तो मैं नाम दे दे रहा हूं P1, P2 और P3। इसमें हमारे पास 5, 10, 5, 5, 5, 10, 20, 5 और 10, यही नाम दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर केजी, सेलिंग प्राइस पर केजी कितना दिया हुआ है हमारे पास? 40 रुपीज 50 पैसे। इसका कितना दिया हुआ है? 43 रुपीज और 45। कॉस्ट पर केजी, इसको ए मान लिया मैंने, कॉस्ट पर केजी। इसमें अलग अलग निकाल रहे हैं। इंग्रेडिएंट ए की कॉस्ट कितना आएगा? इंग्रेडिएंट ए की कॉस्ट बताओगे कितना आ रहा है? 80 रुपए का 5%, यही होगा ना? 80 का 5%, 80 का 5%, ₹4। इंग्रेडिएंट बी 20 का 10%, ₹2। इंग्रेडिएंट सी 50 का 5%, कितना हो जाएगा? 2.50। इनर्ट इंग्रेडिएंट 20 का 80%, यही होगा ना? ₹16। टोटल कॉस्ट पर केजी कितना आ जा रहा है? निकाल सकते हैं ना इसको? टोटल कॉस्ट पर केजी रुपीज में बी ले लीजिए, इसको कितना आ रहा है? 24 रुपए। इसी तरीके से प्रोडक्ट 2 का निकालोगे, मैं डायरेक्टली लिखूं? ₹4, ₹2, ₹5, ₹16। कितना हो गया? 16 4 20, ₹27 हो गया। ठीक है? सॉरी, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, सही कह रहे हो। 20 का इंग्रेडिएंट बी 5% है ना? ₹1, सॉरी। ₹1, ठीक। 5 का 80 का 5%, 20 का 5%, 50 का 10% और 20 का 20%। यहाँ पे 80 का 20% ₹16, 20 का 5% ₹1, 50 का 10% ₹5। लेकिन टोटल कितना हो गया? 20 का 65%, 20 का 65% लिया जाएगा, क्योंकि देखो 20, 5, 25 और 10, 35% हमने मेन इंग्रेडिएंट यूज किया है, तो 65% इनर्ट इंग्रेडिएंट यूज करेंगे। कितना हो जाएगा इसका? ₹13। अब कॉस्ट बता दो। 16 4 20 और 6 26 ना? 26, 29, 30, 35। प्रॉफिट पर केजी ए माइनस बी रुपीज में हमारा है ₹16, ₹17 और ₹16, ₹17 और ₹10, यही है। ठीक है? अब फॉर्मुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट किसका आ रहा है? प्रोडक्ट P1, प्रोडक्ट P2 और प्रोडक्ट P3। पर केजी है कि नहीं है? तो x1 केजी क्या बनाया जाएगा? प्रोडक्ट P1, x2 केजी प्रोडक्ट P2, x3 केजी प्रोडक्ट P3। लेट x1 इक्वल टू x1 केजी बी प्रोड्यूस्ड
P1 x2 kg be produced P2 x3 kg be produced P3. Objective maximization of profit. Maximization of profit. Z is equal to 1 kg में कितना प्रोडक्ट प्रॉफिट हो रहा है 16x1, तो x1 kg में 16x1 होगा प्लस 17x2 प्लस 10x3, यही होगा कि नहीं होगा. सब्जेक्ट टू कंस्टेंट. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. पहला कंस्टेंट क्या है आपके पास, इंग्रेडिएंट ए कितना है आपके पास 100 kg, उसी को तो यूज करना है आपको, ध्यान देना आप कैसे यूज होगा. यहां ए का प्रोडक्शन हो रहा है, बी का क्वांटिटी सी का, ए बी और सी, ए बी और सी समझाने के लिए कर रहा हूं. x1 kg का 5% ए लग जाएगा यहां पे, x2 kg का 5% ए यूज होगा, x3 kg का 20% ए यूज होगा. या टोटल यूज कितना हो गया, कितने के बराबर होगा 100 kg के बराबर होगा. यानी कि 5% ऑफ x1 प्लस 5% ऑफ x2 प्लस 20% ऑफ x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 100. फिर उसी तरीके से b के लिए 10% ऑफ x1, 5% ऑफ x2, 5% ऑफ x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 180. थर्ड इंग्रेडिएंट के लिए 5% ऑफ x1, 10% ऑफ x2 और 10% ऑफ x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 120. और चौथा कंडीशन, पहला प्रोडक्ट नहीं, इनर्ट इंग्रेडिएंट नहीं है हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है. चौथा है 5, 10, 5 वाला प्रोडक्ट 30 kg से ज्यादा नहीं प्रोडक्ट करोगे तो 5, 10, 5 का कितना क्वांटिटी है x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 30. यही 4 कंस्टेंट बनेंगे इसमें. तो चलिए इंग्रेडिएंट ए कितना हो जाएगा 5% ऑफ x1 प्लस 5% ऑफ x2 प्लस 20% ऑफ x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 100. इंग्रेडिएंट बी 10% ऑफ x1 प्लस 5% ऑफ x2 प्लस 5% ऑफ x3 लेस देन इक्वल टू 180. इंग्रेडिएंट सी 5% ऑफ x1 प्लस 10% ऑफ x2 प्लस 10% ऑफ x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 120. इसके बाद x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 30 and lastly x1, x2, x3 should be greater than equal to 0. ठीक है. इसी तरह का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी करना है आपको. ठीक है, आज इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच.